हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू व्हीकल 24 चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लैमर एक्सट्रैक के बारे में, जिसमें कि आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे व्यूअर्स की तरफ से आ रही है। वो बता रहे हैं कि उसका चार्जिंग पॉइंट जो है वो सही से काम नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो चार्जिंग पॉइंट हीरो ने दे रखा है बाइक में, वो इमरजेंसी यूज के लिए दे रखा है, ना कि आपको पावर चार्जिंग के लिए दे रखा है। जब आप पावर चार्जिंग से गाड़ी अपने मोबाइल को चार्ज करते हो तो बहुत तेज़ी से चार्ज होता है। तो दोस्तों, जो चार्जिंग पॉइंट हीरो ने अपनी बाइक में दे रखा है वो आपको इमरजेंसी यूज के लिए दे रखा है। आप उसको कह सकते हो कि स्टैंड बाई दे रखा है कि जब भी आप कहीं बाहर लॉन्ग रूट पे जाते हो तो आपको कहीं पर खड़े होकर चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने मोबाइल की। हाँ, वो आपको आपके काम लायक चार्जिंग पॉइंट चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि आप कहीं पर भी बात कर सको। लेकिन आप सोच रहे हो कि जिस तरह से पावर चार्जिंग घर में होती है उस तरह से आपके मोबाइल की बैटरी को 2 घंटे में फुल कर दे, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि चार्जिंग के लिए करंट की आवश्यकता पड़ती है। और आप सब कुछ करिए कि कंपनी ने आपको उसमें अच्छा करंट प्रोवाइड करवा दिया, जो आपके मोबाइल चार्जिंग की समस्या को तो समाधान कर देगा, लेकिन उससे क्या है कि आपकी जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन होगी, और बैटरी ड्रेन होने की वजह से बहुत सारे फंक्शन गाड़ी के काम नहीं करेंगे। क्योंकि ये FI आधारित गाड़ी है आपकी, बहुत सारे सेंसर्स हैं, उनको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो बैटरी का जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। तो आप चार्जिंग में ही सारा करंट ले लेंगे तो आपके जो सेंसर लगे हुए हैं, जो गियर दिखाते हैं, गियर पोजीशन दिखाते हैं, साइड कट ऑफ दिखाते हैं, इंजन ऑयल वगैरह दिखाते हैं, वो सारे काम करना बंद कर देंगे। और हाँ, जल्दी ही आपकी जो गाड़ी है आपने कुछ टाइम के लिए यूज किया, उसके बाद में कभी भी बैटरी डाउन हुई आपकी चार्जिंग की वजह से, तो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है बाइक वाली वो फेल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल बाइक में आ चुका है। तो जिन बाइकों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ चुका है वहाँ पर आपको ज़्यादा पावर चार्जिंग के लिए नहीं मिलने वाली है, यानी ज़्यादा करंट आपको नहीं मिलेगी। हाँ, पहले जो एनालॉग मीटर यूज होते थे उसमें आपको मिल सकती थी पावर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर करंट की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो दोस्तों, चार्जिंग की जो स्लो चार्जिंग है उसको एक प्रॉब्लम मत मानो, उसको कंपनी ने एक तरह से आप कह सकते हो टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। यदि वो इस टेस्टिंग में खरा उतरता है, और आगे भी कंपनी टेस्ट कर रही है, आगे भी ये करंट की जो कैपेसिटी है, जो करंट कैरिंग क्षमता है उसकी बढ़ा सकते हैं, तो कंपनी ज़रूर बढ़ाएगी, जिससे कि आपकी चार्जिंग जो है स्पीड से हो सके। हाँ, अभी कंपनी ने आपको इमरजेंसी सपोर्ट तो दे ही दिया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आपकी मोबाइल जो है डेड हो जाए और आप कहीं पर फंस जाएं और वहाँ बात करने के कैपेबल भी ना हो सके। तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये इम्प्रूवमेंट किया है, और बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है, तो इसको आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं कह सकते। हाँ, अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये समस्या जो है वो जल्दी ही आपको अच्छी मिलेगी कंपनी की तरफ से, और कंपनी इसकी चार्जिंग की क्षमता को बढ़ाएगी। तो हाँ, इस पर आप डाउट ना करें, इसको एक प्रॉब्लम ना माने। इसको मैंने अभी तक नहीं उठाया था, बाकी यूट्यूबर ने उठाया था उसको, लेकिन हाँ, ये वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो। हाँ, गियर की पोजीशन आपको मीटर में गलत दिख रही है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो मैं मानता हूँ फॉल्ट है। गियर फंसता है वो भी मानता हूँ कि वो फॉल्ट है। लेग गार्ड्स जो हैं वो पूरी क्वालिटी के हैं, वो बेकार हैं, एक तरह से शो पीस कर रखे हैं, वो भी मानता हूँ फॉल्ट है। तो इन सभी चीज़ों का जो निचोड़ है, जो आप कह सकते हो कि सारा वो निकल के यही आता है कि कंपनी ने गाड़ी की जो कीमत है उसको कम रखने की कोशिश की है। इसकी वजह से उसने इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया है। जहाँ तक बात करें गियर इंडिकेशन वाली और गियर वाली, वो एक समस्या है, उस पर कंपनी काम कर रही है, और आपको जल्दी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। और हो सकता है अगले लॉट में और भी जो समस्या होंगी वो सारी की सारी सुधर के आपको जल्दी ही न्यू ग्लैमर एक्सट्रैक देखने को मिलेगी। तो हाँ, आप उसमें जल्दबाजी ना करें, और ना ही कोई परेशान होने की बात है। आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं एडजस्ट, इसको आगे भी बढ़ाएंगे इसको। लेकिन ये एक इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसको कि आप इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम का मैंने बता दिया कि वो क्यों है, उसका क्या हो सकता है। तो दोस्तों, बाकी गाड़ी में हमें ऐसी कोई और समस्या देखने को नहीं मिली है। जो प्रॉब्लम्स है वो आपको ऑलरेडी एड्रेस कर दी गई हैं, तो आप ज़्यादा बहम में न पड़े। गाड़ी चलने में बहुत ही स्मूथ है, और एवरेज भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको 65 से 70 तक एवरेज मिलने वाला है, जो कि SP को टक्कर दे रहा है। तो अभी बहुत बढ़िया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देखने को मिली है कि इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी नहीं देखने को मिले हैं, तो जल्दी ही आपको नए कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बाकी आपको पता है आपको टॉप क्लास फीचर मिलते हैं इसमें। आपको फ्रंट में LED हेडलाइट मिलती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है विद ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, और इसमें आपको नेविगेशन और कॉल की सुविधा भी मिलती है। और आपको पता है चार्जिंग मिलता है, लेकिन चार्जिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो चार्जिंग सही से नहीं हो रही है, तो वो भी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाएगी। तो आपको आने वाले समय में एक हीरो ग्लैमर एक्सट्रैक जो है वो नंबर 1 बाइक बन के उभरेगी आगे।
तो दोस्तों आप टेंशन न लें, उसको एड्रेस कर दिया गया है। और जल्दी ही आपको और भी कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको आपको ज़रूर उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कंपनी उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करे। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप न्यू हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो मिल सके। जहाँ तक बात करें SP125 के कंपेरिजन में, तो SP125 का जो लुक है वो एक सॉलिड लुक है और गाड़ी बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग है। और जिसे कह सकते हो कि उसमें एक लुकिंग जो अपीयरेंस है वो बहुत ही अच्छी है। हाँ, चलने में बहुत स्मूथ है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बल्कि ज़रूर लगती है, लेकिन बल्कि है नहीं, एक्जैक्टली वो एक्सटेक्स से उसका जो वेट है वो कम ही है। लेकिन हाँ, आपको लुक जब सामने देखोगे तो लुक में वो लगती है कि हाँ, वो एक्सटेक की तुलना में भारी होगी, ऐसा नहीं है। और हल्की होने की वजह से ही होंडा SP125 जो है वो थोड़ा सा माइलेज में एक्सटेक से अपर रहती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, और जब कभी एक्सटेक लेने की प्लान कर रहे हो सोचें तो एक बार SP125 को ज़रूर ड्राइव करके देख लें। हाँ, आगे बताता हूँ भविष्य में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। SP125 का जो आपको मेंटेनेंस पड़ेगा वो कॉस्टली पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। जहां आपका ग्लैमर का जो मेंटेनेंस है, फर्स्ट सर्विस वगैरह है, वो 200, 250, 300 रुपये में हो जाएगी। लेकिन ग्लैमर आपको बात करूं होंडा SP125 की, तो उसको आपको सर्विस कॉस्ट जो है कम से कम 800, 850 पड़ेगी। ये इतनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको उसमें पॉलिशिंग वगैरह ऐड कर दो और भी चीज़ ऐड कर दो तो इतना पड़ जाता है आराम से। तो इस चीज़ को आपको देखना है। और हाँ, उससे क्या होगा कि आपको एक आईडी लग जाएगा कि कौन सी बाइक बढ़िया है। और ग्लैमर एक्सटेक तो बहुत ही बढ़िया बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो वो चीज़ बहुत देखना ज़रूरी है। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि आप किसी ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं तो आपको हीरो ग्लैमर एक्सटेक खरीदनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ग्लैमर एक्सटेक के जो पार्ट्स वगैरह हैं उस तो आपको सही कॉस्ट में मिल जाते हैं। और जो ग्लैमर एक्सटेक है वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए, कच्चे रास्तों के लिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन की गई है। उसमें आपको कोई पार्ट ख़राब भी होता है तो आपको सस्ती कॉस्ट पे ही रिप्लेस हो जाएगा। और यदि आप शहरी इलाकों में रह सकते हैं तो आप होंडा SP125 की तरफ जा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि होंडा SP125 जो है वो रोड किंग है, लेकिन ऊंचे नीचे रास्तों पे वो आपको उतना सहयोग प्रदान नहीं कर पाएगी। और उसमें यदि कोई पार्ट ख़राब भी होता है तो उसका जो पार्ट है वो बहुत कॉस्टली आता है, तो आपकी जेब पे भारी पड़ने वाला है। तो ये मैं थोड़ा सा मुझे याद आ गया कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, तो आप ये चीज़ और देख लें। आपके पास में यदि फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है तो SP125 की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी बाइक मिले जो कि कम कॉस्ट में मेरा आगे मेंटेनेंस में चलता रहे और मेरा काम आसानी से चलता रहे, और मुझे कोई पार्ट में दिक्कत आती है तो वो भी आसान से कोई ना कोई जुगाड़ हो जाए या पार्ट मिल जाए मुझे। तो यदि ऐसा कुछ है तो आपको ग्लैमर एक्सटेक का ही मैं राय दूंगा कि आप ग्लैमर एक्सटेक को ही लें, ना कि SP125 की तरफ जाएं। क्योंकि SP125 जो है वो हाईवे वगैरह पे बहुत अच्छा एवरेज देती है, बहुत अच्छा बैलेंसिंग देती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि आप 60-70 की स्पीड तक चलाते हैं बाइक को तो, और बहुत अच्छा माइलेज निकल के आता है उसका। तो दोस्तों आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। बात करने जा रहे हैं कि 125 सीसी की बाइक में कौन सी बाइक जो है वो बहुत मोस्ट पॉपुलर है और जो आज की डेट में नंबर 1 पर आधारित है। इसका डिसीजन आप ही लोगे कि उसमें कौन सी है। अपनी राय मैं ज़रूर रखूँगा आगे वीडियो में, लेकिन आपको सारे फीचर्स बताऊंगा कि क्या क्या किसमें है और किस तरह से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कौन सी गाड़ी नंबर 1 है। लेकिन आपको पता ही होना चाहिए कि ग्लैमर एक्सटेक जो फ़िलहाल लॉन्च हुई है, और जो गाड़ी फ़िलहाल लॉन्च होती है, लेटेस्ट में लॉन्च होती है, वो नए फीचर्स के साथ मार्केट में आती है। तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा अपवर्ड रहती है, लेकिन आप डिसाइड करोगे कौन सी बाइक जो है बढ़िया है। तो बात करते हैं हम इनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में कि कौन सी बाइक में कौन कौन से फीचर आपके आज की डेट में अवेलेबल हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डाल लेते हैं कि उनका लुक कैसा है। तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये होंडा SP125 है, जो कि अप्रॉक्स 2 साल पहले लॉन्च हुई थी, और जो कि सबसे पहले 125 सीसी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ में लॉन्च होने वाली बाइक थी, जो इंडिया में आज के दिन बहुत ही पॉपुलर है। ये आप बाइक को अच्छी तरह जानते हो, ये ग्लैमर एक्सटेक है जो कि फ़िलहाल लॉन्च हुई है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है, और आप इसके मीटर में कॉल और SMS की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। और ये आपकी जो स्पोर्टी बाइक है, जो कि सब जानते हैं पल्सर 125 सीसी के अंतर्गत लॉन्च हो चुकी है, और ये मार्केट में अवेलेबल है। इसके डिफरेंट कलर्स नहीं होने के कारण, यानी कलर की जो चॉइस है वो नहीं होने के कारण ये मार्केट में उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है, लेकिन गाड़ी बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो हीरो ग्लैमर एक्सटेक होंडा SP125 बजाज पल्सर 125 स्टैंडर्ड एडिशन है, उसको हमने लिया हुआ है यहाँ पर।
दोस्तों सबसे पहले हमने लिया हुआ है ग्लैमर एक्सट्रैक का, उसके बाद में होंडा SP 125 और सबसे बाद में बात करेंगे हम बजाज पल्सर 125 के बारे में। तो यहाँ तक व्हील बेस की बात करें तो एक्सट्रैक में आपको 1273 mm का व्हील बेस मिलता है, होंडा SP 125 में 1285 mm का और SP पल्सर 125 में आपको 1320 mm का। तो यानी कि यहाँ पर जो व्हील बेस की जो बात है वो होंडा SP 125 यहाँ पर बाजी मारती है, इसमें 1285 mm का व्हील बेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रैक में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, होंडा SP 125 में 160 mm का और बजाज पल्सर 125 में 165 mm का। तो यहाँ आप देखोगे आपको एक ग्लैमर एक्सट्रैक है वो बाजी मारती है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ही बढ़िया होता है, जो कि आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपका ग्लैमर एक्सट्रैक में 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, SP 125 में 11 लीटर का और आपका बजाज पल्सर में 11.5 लीटर का। तो यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो जो टैंक कैपेसिटी है वो आपकी बजाज पल्सर में ज़्यादा मिलती है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो बजाज पल्सर 125 है उसमें आप ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा पेट्रोल भर सकते हो और जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा तय कर सकते हो। सीट हाइट की बात करें तो 798 mm की जो ग्लैमर एक्सट्रैक में मिलती है सीट हाइट और 700 mm की आपको SP 125 मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो ग्लैमर एक्सट्रैक की है वो सीट हाइट थोड़ी सी स्लाइटली कम मिलती है देखने के लिए, जो कि नॉर्मल राइडर के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। कर्व वेट की बात करें तो यहाँ पर जो वेट है वो सबसे हैवी गाड़ी जो बजाज पल्सर में निकलती है उसका वेट 140 kg होता है। जहाँ तक बात करें SP 125 की तो उसका वेट 118 kg होता है। जो 118 kg वेट होता है वो डिस्क वेरिएंट का होता है, ड्रम वेरिएंट का जो वेट है वो 117 kg होता है। हम बात करें अभी होंडा SP 125 की। जहाँ तक बात करते हैं ग्लैमर एक्सट्रैक की तो उसका डिस्क वेट जो वेरिएंट है उसका वेट 123 kg होता है, यानी कि ये सेकंड नंबर पर वेट के मामले में आती है और ड्रम वेरिएंट है वो 122 kg का आता है। तो वेट के रूप में देखते हैं तो नंबर 1 पर आपका बजाज पल्सर है 140 kg है, उसके बाद में आपका ग्लैमर एक्सट्रैक है 123 kg और उसकी थर्ड नंबर पर होंडा SP 125। तो जहाँ तक देखोगे जो बजाज पल्सर का वेट जो सबसे ज़्यादा है, यानी कि जिस गाड़ी का वेट ज़्यादा होता है वो गाड़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहती है। दोस्तों आगे बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि किस गाड़ी के अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो जैसा कि आपको पता ही है ग्लैमर एक्सट्रैक फिलहाल लॉन्च हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा फीचर मिलते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं ग्लैमर एक्सट्रैक 125 और बजाज पल्सर के बारे में कि उसमें किस में कौन कौन सा फीचर मिलता है। तो डिजिटल कंसोल के बारे में बात करें तो आज की डेट में ग्लैमर एक्सट्रैक और होंडा SP 125 दोनों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ चुका है। आपकी बजाज पल्सर पिछड़ रही है उसमें अभी सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा आपको। नेविगेशन की बात करें तो इसमें एक्सट्रैक में नेविगेशन मिलता है, बाकी दोनों बाइकों में नहीं मिलता है, यानी कि SP 125 और बजाज पल्सर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए जो है ग्लैमर एक्सट्रैक जो है वो नंबर 1 पर है। उसके बाद बात करें कॉलर ID SMS अलर्ट का, तो कॉलर ID SMS अलर्ट जो है वो आपका एक्सट्रैक में देखने को मिलेगा, आपको बाकी दोनों बाइकों में देखने को नहीं मिलेगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर की बात करें तो आपको ये एक्सट्रैक में और SP 125 में देखने को मिलेगा, बजाज पल्सर में ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। रियल टाइम माइलेज की बात करें तो ये इसमें आपका एक्सट्रैक और SP 125 सेम स्टैंड पर फीचर करती है, इन दोनों में ही आपको रियल टाइम माइलेज देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बजाज पल्सर में ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी बात करें तो इसके मामले में SP 125 बाजी मारती है, जिससे कि एवरेज SP 125 में आप एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी देख सकते हो, लेकिन ग्लैमर एक्सट्रैक में और बजाज पल्सर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी इस मामले में भी SP 125 बाजी मारती है और एक्सट्रैक में और पल्सर में आपको ऐसा कोई भी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब कि आपकी गाड़ी कितने डिस्टेंस तक चल सकती है वो SP 125 में शो करता है मीटर के अंदर। दोस्तों अगर फीचर की बात करें तो हम बात करते हैं ऑटो सील के बारे में। तो ऑटो सील जो आपको एक्सट्रैक में देखने को मिलता है SP 125 और पल्सर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है USB चार्जर का, जो कि आज के डेट में बहुत ही डिमांडेबल हो चुका है, क्योंकि अब मोबाइल आपके साथ में होता है, आपको चार्जिंग व्यवस्था नहीं होती है तो आपको घर पर जाकर चार्ज करना पड़ता है, तो रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आप कॉल भी नहीं कर पाते हो। तो अब बाइकों में USB चार्ज आने लग गया है, तो एक्सट्रैक यहाँ पर USB चार्ज आपको देता है, लेकिन SP 125 और पल्सर 125 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, इसकी बहुत डिमांड है और ये सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी दुर्घटनाएं साइड स्टैंड की वजह से ही होती हैं। तो आपको ये ग्लैमर एक्सट्रैक में देखने को मिलेगा, लेकिन SP 125 और पल्सर 125 इसमें पिछड़े हुए हैं। LED हेडलैम्प की बात करें तो ये आपका एक्सट्रैक में मिलेगा और पल्सर में देखने को नहीं मिलेगा, SP 125 में मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फीचर और स्पेसिफिकेशन में देखते हैं तो हमें पल्सर 125 तो आउट ऑफ फीचर मिलती है, आउट ऑफ कंपटीशन मिलती है। अब कंपटीशन बचता है आपका SP 125 में ग्लैमर एक्सट्रैक के अंदर ही, क्योंकि पल्सर ने क्या किया 125 cc में बाइक तो निकाल दी, मॉडल भी बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छी है, स्पोर्टी है, स्टूडेंट बहुत लाइक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
जो फीचर हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और विदाउट टेक्नोलॉजी के आज के डेट में किसी भी प्रोडक्ट का सर्वाइव करना मुश्किल है। तो पल्सर वालों को देखना चाहिए कि इसमें क्या करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो खाली हाथ रख के बैठे होंगे, वो भी उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे और जल्दी आपको एक न्यू पल्सर देखने को मिलेगी। जहाँ तक देखा होगा पल्सर 125 में आपको ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं मिलते, तो हो सकता है वो डिफरेंट सारे कलर कॉम्बिनेशन को टेस्ट कर रहे हों और बिल्कुल एक नई गाड़ी निकालें जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, हेडलैम्प होगा, LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, बहुत सारे फीचर मिलेंगे जो कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन फिलहाल बाजी यही है कि जो हमारी ग्लैमर एक्सट्रैक है वो नंबर 1 पर जाती है, उसके बाद में SP 125 ठहरती है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आपका ग्लैमर एक्सट्रैक है जिसकी ड्रम ब्रेक की कीमत 78,900 है और डिस्क ब्रेक है उसकी कीमत जो है 83,500 है। होंडा SP 125 कीमत जो है वो ड्रम ब्रेक की 78,381 है और जो डिस्क ब्रेक है उसकी कीमत 82,677 है। जहाँ तक बजाज पल्सर की बात करें स्टैंडर्ड मॉडल की, तो वो डिस्क में नहीं देखने को मिलती है, आपको ड्रम में देखने को मिलती है, इसकी कॉस्ट 77,843 है। तो जहाँ यहाँ आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी गाड़ी कॉस्टली दिखाई देती है वो हीरो ग्लैमर एक्सट्रैक है जिसका डिस्क ब्रेक का कीमत 83,000 से ऊपर है। और उसके बाद में आती है होंडा SP 125 जिसका कीमत जो है 82,000 से ऊपर आती है। ये दोनों ही वेरिएंट डिस्क वेरिएंट है। जहाँ तक सबसे कम कीमत की बात करें तो बजाज पल्सर 125 की कीमत जो है तो 77,843 है, जो कि इन सभी में सबसे कम है। तो यहाँ हम प्राइस के रूप में देखते हैं तो देखते हैं जिसका प्राइस ज़्यादा है उसमें ज़्यादा फीचर है और जिसका प्राइस कम है उसमें कम फीचर है। लेकिन हाँ, ये कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है इन तीनों के अंदर में। तो आपको SP 125 और बजाज पल्सर 125 में आपको नए मॉडल देखने को मिलेंगे। तो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे हिसाब से तो ग्लैमर एक्सट्रैक जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर ठहरती है, क्योंकि इसमें जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है विद कॉलर एंड SMS अलर्ट के बारे में। दूसरा, इसमें आपका साइड स्टैंड कट ऑफ मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी आज बहुत डिमांड है। और तीसरा जो है कि ग्लैमर एक्सट्रैक में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर निकल के आता है। बाकी आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर हैं। बाकी गाड़ी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करोगे, बाकी इंजन की बारे में बात करोगे तो डिफरेंट फीचर होते हैं। बाकी एज पर कंपनी के रूप में देखोगे तो सबसे जो रिलेबल इंजन होता है वो होंडा का होता है, तो इंजन के मामले में तो होंडा नंबर 1 रहेगी। बाकी आप बात करोगे सर्विस के कॉस्ट के रूप में देखोगे तो आपको हीरो की गाड़ी बहुत बढ़िया पड़ेगी, क्योंकि इसकी सर्विस कॉस्ट सबसे कम हीरो की ही होती है। पार्ट्स वगैरह सस्ते होते हैं और अवेलेबल मिल जाते हैं ईजिली। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेल की वजह से सप्लाई डिमांड ज़्यादा रहती है, डिमांड की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जो आपको कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो सस्ते पड़ जाते हैं। तो अब देखना होगा कि ये किस तरह से मार्केट में रिस्पॉन्स करती हैं ग्लैमर एक्सट्रैक। बाकी मेरे हिसाब से तो ग्लैमर एक्सट्रैक नंबर 1 है अभी। बाकी कुछ समस्याओं को छोड़ दें तो आज की डेट में जो है ग्लैमर एक्सट्रैक नंबर 1 पर आती है, होंडा SP 125 नंबर 2 पर पहुंच जाती है और आपका पल्सर 125 जो 3rd नंबर पर स्टैंड करती है। हाँ, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें कि आपके नज़र में कौन सी गाड़ी नंबर 1 है। तो दोस्तों, ये आपने सब देखा कि हमने सारे फीचर वगैरह डिस्कस किए हुए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन वो डिस्कस किया हुआ। हाँ, अब मैं इसका थोड़ा सा सार बताता हूँ कि आपको क्या सार है इसमें। जो अभी ग्लैमर एक्सट्रैक आई हुई है उसमें थोड़ा सा गियर का इशू आ रहा है, गियर चेंज करने में, और थोड़ा सा जो लेग गार्ड है वो भी थोड़ा सा बहुत ही वीक है, यानी कि वो नाम मात्र के लिए है। तो ऐसा उसमें 2 कमियाँ देखने को मिल रही हैं। बाकी जो है जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें गियर की जो पोजीशन है वो कभी कभी नहीं दिखती है, यानी कभी कभी जो रेस्पॉन्स है वो डिले से रेस्पॉन्स करता है। तो गियर पोजीशन और डिस्प्ले वाला ये प्रॉब्लम तो SP 125 में देखने को मिली थी। हाँ, अभी आ रहा है समझ में। अभी कुछ व्यूअर्स के मेरे पास में कमेंट आए थे और मैसेज आए थे कि जो SP 125 2021 मॉडल है जुलाई वाला, उसमें वो प्रॉब्लम दूर कर दी गई है। लेकिन हाँ, ग्लैमर में भी प्रॉब्लम आ भी रही है, तो वो भी दूर हो जाएगी, वो भी देखने को मिल रही है। तो हो सकता है वही तो सर्विस के बाद में वो भी सही हो जाए। बाकी बजाज पल्सर की बात करें तो वो तो बताइए आपको स्टैंडर्ड मॉडल है, उसमें तो कंपनी अभी कुछ ज़्यादा अपडेट करके नहीं दिया हुआ है। देखते हैं कब तक नया मिलता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल पर नए चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि ग्लैमर एक्सट्रैक की कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। आजकल हमारे व्यूअर्स कुछ ऐसे मतलब क्या करें, कंपनी इंसेंटिव हो गए या कंपनी प्रोडक्ट बन गए हैं जो कि कंपनी की हर चीज़ उनको अच्छी लगती है। जैसे मान लो कोई भी किसी का फ़ैन है, जैसे कुछ हमारे जो व्यूअर हैं वो हीरो कंपनी के फ़ैन हैं, उनको उस कंपनी के प्रोडक्ट में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। दोस्तों, जब उस प्रोडक्ट में कोई बुराई ही नहीं है तो आपको वीडियो देखने नहीं चाहिए यूट्यूब वाले, क्योंकि यूट्यूबर इसीलिए ही हैं कि जो उस वीडियो कंपनी की जो पैक है उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। क्योंकि हमारे कुछ बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं, बहुत सुदूर स्थान पर रहते हैं, उनको पास में फिजिकल देखने की
जो कैपेसिटी है वो उस समय पर उनको नहीं होती है, क्योंकि उनको 30-40-50 किलोमीटर दूर स्थित अपने किसी मुख्यालय पर जा करके वहाँ से बाइक परचेज करनी होती है। तो दोस्तों ऐसे केस में हम किसी भी प्रोडक्ट को बढ़िया बताएंगे, खाली उसकी जो विशेषताएं ही बताएंगे, उसकी जो बुराइयाँ नहीं बताएंगे, उसकी कमियाँ नहीं बताएंगे, तो वो दिक्कत उस दूर रहने वाले बंदे के लिए हो सकती है, क्योंकि वो तो आपका एक वीडियो देख करके जाएगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो क्या करते हैं, वो कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले रखी होती है, उनको वहाँ से कमीशन मिलता है, तो वो आपको बुराई नहीं बताएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं वही आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सच्चाई बताएंगे। अगर आप मेरी बात न मानो तो बड़े बड़े यूट्यूबर को जाके देख लो, उनकी वीडियो को देख लो, उनको सब उस प्रोडक्ट में सारी बढ़ाई मिलती हैं। यदि हर गाड़ी, हर न्यू चीज़ आने वाली मार्केट में बढ़िया है तो फिर आपको वीडियो वॉच करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो उस चीज़ को लो, यूज करो, तब आपको पता चलेगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं वो आपको सबसे बढ़िया, आपको अच्छा रिव्यू देंगे। जो ओनरशिप करते हैं, जो अपने पास खुद उस चीज़ को रखते हैं, उस बाइक को रखते हैं, वो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि कंपनी सेंट्रिक हो गए, उनको गाड़ी के बारे में कोई भी बुराई पसंद ही नहीं है। लेकिन उनकी बुराई की वजह से कुछ यूट्यूबर्स जो है वो फिर ऐसी वीडियो बनाते नहीं हैं। उनको पता है कि जो मार्केट में डिमांड है वही बनाओ, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो कोई सुनना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है। हमारे कुछ जो यूट्यूब जो भाई बंधु व्यूअर्स हैं वो बहुत सुदूर एरिया में रहते हैं, उनके पास में फिजिकल कोई भी नए प्रोडक्ट आता है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो उस केस में उसकी जो विशेषताएँ हैं, उसकी जो व्यू है, उसके जो कलर्स हैं, उसकी जो कॉस्ट है, वो सब चीज़ें बताना, उसकी डिसएडवांटेज बताना, ये एक अच्छे यूट्यूबर का काम होता है। जो यूट्यूबर खाली आपको प्रोडक्ट की बढ़ाई बताता है, जो उसमें कोई कमी नहीं बताता है या कमी के नाम पे खाना पूर्ति करता है, आप सदैव उस यूट्यूबर से बचें, क्योंकि वो आपको कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप में वो आपको बुराई नहीं बताएंगे। तो प्लीज़ जो कमेंट में उल्टी सीधी बातें करना छोड़ें। जो आप बुराइयां हैं उनको सुनने का पेशेंस रखें। आप कितने बड़े हो, उस कंपनी के लॉयल हो, चाहे कितने बड़े आपका फेमस ब्रांड हो, लेकिन हर बंदे में हर चीज़ में कमियां होती हैं, तो उन कमियों को हम बाईपास नहीं कर सकते। जैसे किसी बाइक का अच्छा माइलेज है तो उसको अच्छा माइलेज कहा जाएगा। बात करते हैं कंपनी की तरफ से, बात करते हैं हम, जैसे हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है, वो बाइक बढ़िया है तो बढ़िया है, उसमें 100 सीसी के अंदर उस बाइक के मुकाबले कोई बाइक नहीं है, तो सच्चाई है ये हर एक को पता होना चाहिए। भाई सामने वाले बंदे को पता, उसका बजट कितना आपको नहीं पता, उसको कितने सीसी की किस लिए बाइक चाहिए वो आपको नहीं पता। तो हर व्यूअर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए वो ज़रूरी है। मैं बजाज में बात करता हूँ तो पल्सर सीरीज बढ़िया है, इसके अलावा और सीरीज अच्छी नहीं है। हम बात करते हैं TVS की, तो उसमें अपाचे बाइक है जो बहुत फेमस है, इसको सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे और किसी का नाम नहीं लूँगा, वो इतनी पॉपुलर नहीं, ना ही उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया है, ना ही उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो प्रोडक्ट जो है इतना फेमस हो सके। यार सिंपल ले लो यार, बिस्कुट में जाओगे तो पार्ले से बराबर ब्रांड कोई नहीं है। आप चाहे इतनी अच्छी कंपनी बिस्कुट खा लो, लेकिन वैल्यू फॉर मनी जो है वो पार्ले जी का 5 रुपये वाला ही बिस्कुट है, इसमें बच्चे की फ़ोटो आती है। तो दोस्तों सच्चाई को स्वीकार करो, और हाँ आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं आया वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको स्किप कर दो। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था कि ग्लैमर में जो आपका लेग गार्ड थे वो बहुत, मतलब जिसे क्या कहते हो, वो हीरो की क्वालिटी के नहीं थे। लेकिन इसमें सुनने में आ रहा था कि साहब ये तो जो डीलर हैं, जो शोरूम्स हैं, वो दिक्कत करते हैं, क्योंकि जब नई गाड़ी लॉन्च होती है तो उस समय तक लेग गार्ड नहीं आ पाते हैं। लेकिन शोरूम वालों को क्या करना है, उनको तो प्रोडक्ट बेचना है, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भी पुरानी गाड़ी किसी और मॉडल का जो लेग गार्ड होता है उसी को उसमें ठोक देते हैं, जबकि कंपनी से जो ओरिजिनल लेग गार्ड आना होता है वो नहीं आया होता है। तो ये चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। लेकिन हाँ, आपने प्रोडक्ट लिया, हीरो के नाम पे लिया, तो आपको हीरो की क्वालिटी चाहिए। तो हम इसमें ये कहेंगे कंपनी का फॉल्ट नहीं है, डीलरशिप का फॉल्ट है, तो ऐसा नहीं कह सकते। डीलरशिप आल्सो पार्ट ऑफ ए कंपनी। डीलरशिप जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। यदि ऐसा कुछ है तो कंपनियों को डीलरशिप को हटा देना चाहिए, ऐसी डीलरशिप को जो कि आपको गलत, या तो आपको कस्टमर को बता दो कि भाई ये अभी हमने टेम्परेरी लेकर लगा दिया, जब अच्छा आ जाएगा तब हम आपको लगा देंगे। और ये ऐसा जो फर्जीफिकेशन है ये केवल हीरो ही नहीं करता है, ये सारी ब्रांडें करती हैं, होंडा भी करती है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने SP 125 ली थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मुझको पता नहीं कौन सी CT 100 किसका वो लगा दिए गए थे वहाँ पे। इनकी क्वालिटी बकवास थी, और वो भी मेरे आपके जो मडगार्ड होता है फ्रंट वाला उससे टच होते थे। मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, नहीं होगा तो किस दिन मैं आपको और वीडियो में दिखा दूंगा उस चीज़ की प्रॉब्लम को। तो हाँ, हीरो ने कॉस्ट कम करने के लिए कोशिश की है यहाँ पे। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपनियों के पास बहुत दबाव होता है।
भाई हीरो जो ग्लैमर गाड़ी बना रहा है जिसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया हुआ है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है, जो कि ऐप के थ्रू कंट्रोल होता है। आपको कॉल और SMS वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको आपकी गाड़ी के स्क्रीन पर ही दिख सकती है। आप उसमें नेविगेशन भी आपको मिल सकता है। दोस्तों इतनी सारी फीचर गाड़ियाँ कंपनी देती है तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेगी। तो मैंने पहले ही बोला था, आप भी बोल रहा हूँ कि हीरो जो ग्लैमर है वो SP 125 के मुकाबले जो बिल्ड क्वालिटी है, वो जो कंपोनेंट की स्ट्रेंथ है, उनकी क्वालिटी है, वो डाउन है। आप जब आपको एक तरफ फंक्शन चाहिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में चाइना कंपनी क्यों फेमस है, MI के फ़ोन क्यों बिकते हैं, वो फंक्शन की वजह से। लेकिन सैमसंग का फ़ोन जो फ़ोन है वो महंगे क्यों आते हैं, क्योंकि सैमसंग ने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन चाइना ने हार्डवेयर से कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, सॉफ्टवेयर पर जोड़ दिया हुआ है, तो उसमें सक्सेसफुल है। तो यही रीज़न है कि हीरो ने भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर जोड़ दिया हुआ है। तो जब सॉफ्टवेयर जोड़ देगा तो एक तरफ कॉस्ट उसमें लगेगी, तो वो कॉस्ट कैसे निकलेगी। एक तरफ पता है आपको कि 125 सीसी की बाइक जो 1 लाख तक पहुंच चुकी हैं, उनकी कीमत को भी 1 लाख से नीचे ही रखना है। फिर भी बाइक 1 लाख की पहुंच गई, आपको ग्लैमर एक्सटेक आपको पता होना चाहिए। तो उस गाड़ी की कॉस्ट को कम रखने की क्या करना होगा, सारी जाहिर सी बात है जो मेटल है उसमें कम करना होगा, मेटल का वेट कम करना होगा। मेटल का वेट कम कैसे करोगे, यानी कि सब पार्ट की जो स्ट्रेंथ है, जो आयरन है वो कम करना पड़ेगा। दैट्स वाई कंपनी ने उस आयरन की क्वालिटी को उसको कम किया हुआ है। लेकिन इतना कम नहीं किया हुआ कि आप समझो कि बिल्कुल भी कहीं पर रगड़ गई तो वो टेढ़ा हो गया, टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लेग गार्ड के मामले में ऐसा ही हुआ है। लेग गार्ड जो घटिया क्वालिटी के दिए हुए थे, बाकी और चीज़ें उसमें भी उसने कॉस्ट कटिंग की हुई है, तो ये आपको स्वीकार करना होगा। एक तरफ आपको फंक्शन चाहिए तो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। आपको 125 सीसी की बाइक बेचनी है तो और कंपनियों की बाइक से आपको कंपेयर किया जाएगा। तो आप प्राइस के मामले में फंक्शन के प्राइस कम होना चाहिए, आपका फंक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इंजन परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी कंपनी मार्केट में आपकी सर्वाइव करेगी। तो हर कंपनी का अपना अपना एक विजन होता है कि मैं अपनी गाड़ी में मैक्सिमम फीचर दूंगा, चाहे क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़े। दूसरी कंपनी कहती है कि मैं क्वालिटी को दूंगा। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर न करें। और हाँ, हम आपको गाड़ियों की बुराइयाँ दिखाते रहेंगे, डिसएडवांटेज बताते रहेंगे। दोस्तों जो चीज़ बढ़िया है उसको बढ़िया कहने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हम जैसे यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बड़े यूट्यूबर जो हैं वो उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनियों से अटैच हो जाते हैं, कंपनी उन्हें कमीशन देती है, हमें ऐसा कोई लालच नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप स्वीकार करो। हाँ, बढ़ाई की बात आती है, ग्लैमर एक्सटेक में जो आपका फ्रंट का व्यू हेडलाइट है वो ज़बरदस्त है, उसमें कोई वो नहीं है कि हम उसमें कहें कि हेडलाइट ख़राब नहीं। हाँ, SP 125 से अच्छा लुक है उसका, और लाइट भी अच्छी है, बराबर की है, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो डेफिनेटली अच्छा है ग्लैमर एक्सटेक के मुकाबले में। जब तक एक उसमें अपडेट नहीं आता है तब तक ये नंबर 1 है। बाकी चीज़ों में जो है वो आपको बताना पड़ेगा। फंक्शनलिटी के मामले में, सेफ्टी के मामले में आज की डेट में ग्लैमर एक्सटेक जो एडवांस हो चुकी है, 125 सीसी में इसके मुकाबले कोई बाइक नहीं है, बिल्कुल मैं ठोक बजा के बोलता हूँ। लेकिन आप कहोगे कि बिल्ड क्वालिटी में, कंपोनेंट की क्वालिटी में, उसके मामले में हीरो ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, उसको करना पड़ेगा। वो 125 सीसी की बाइक को 1.5 लाख में नहीं बेच सकता, 1.25 लाख में नहीं बेच सकता। दैट्स वाई कि उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करो। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब न करें। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे ग्लैमर एक्सटेक के बारे में कि किसको ग्लैमर एक्सटेक खरीदनी चाहिए, किसको नहीं खरीदनी चाहिए, ग्लैमर एक्सटेक की क्या क्या खूबियाँ हैं और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। बाकी गाड़ी तो हीरो कंपनी की है, इसीलिए इसका नेटवर्क पूरे इंडिया में है, तो आपको सर्विसिंग की दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, हीरो की गाड़ियों में सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम पड़ती है, और सर्विसिंग कॉस्ट भी सभी कंपनियों की तुलना में सस्ती पड़ती है। तो दोस्तों आज हम यही चर्चा करेंगे आगे वीडियो में कि ग्लैमर एक्सटेक हमको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, या जो भी अभी ग्लैमर एक्सटेक खरीदना चाहते हैं उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, या कि किसी दूसरे गाड़ी पर स्विच करना चाहिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि हमें ग्लैमर एक्सटेक क्यों खरीदनी चाहिए।
तो नंबर 1 ग्लैमर एक्सट्रैक हमें इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि ये हीरो कंपनी की बाइक है, और जो हीरो कंपनी है वो उसकी जो बाइक्स हैं वो इंडिया में नंबर 1 सेलिंग पे आती हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा सेल होती है वो हीरो कंपनी की बाइक्स की ही इंडिया में सेल होती है, और सेल की वजह से ही इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको इंडिया के हर कोने में हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट्स लोकल हैं। और हीरो जो है कंपनी इंडियन कंपनी है, प्योर इंडियन कंपनी है, जो कि पहले हीरो ने होंडा के साथ में टाई अप किया हुआ था, लेकिन आज की डेट में वो होंडा से अलग हो चुकी है। आपने सुना होगा कि पहले एक हीरो होंडा कंपनी बाइक नाम से बहुत बिकती थी, लेकिन आज की डेट में हीरो कंपनी होंडा जो जापान की कंपनी है उससे अलग हो चुकी है। तो क्योंकि हीरो कंपनी जो है इंडियन कंपनी है, तो उसके सारे जो पार्ट्स होते हैं बाइक के वो लोकली मेड होते हैं, और उसकी जो बिक्री है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बाइक्स की बिक्री करता है। इसीलिए उसका अच्छा नेटवर्क होने के कारण आपको इसके पार्ट्स जो है वो ईजी अवेलेबल हो जाते हैं। यानी कि आप किसी भी लोकेशन पर हो, आप चाहे कहीं भी देश में किसी भी कोने पर हो, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक हो, चाहे चेन्नई, बम्बई, कलकत्ता में हो, आपको हीरो के जो पार्ट्स हैं उसकी किल्लत नहीं आती है। यानी कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके पार्ट्स को आसानी से रिप्लेस कर सकते हो और मार्केट से सस्ते रेटों में खरीद सकते हो। दूसरा नंबर पे आती है कि हीरो जो कंपनी है वो जनरली अपने जो पार्ट्स हैं वो लोकली डेवलप करवाती है, इसीलिए किसी भी कोने पे आप पार्ट लोगे तो उसके पार्ट जो सस्ते मिलते हैं आपको। यानी कि उसके लिए आपको हाई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है। तो पहला तो हो गया कि आपको पार्ट्स जो है वो ईजी अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरा हो गया इम्पोर्टेंस कि आपको पार्ट्स जो है सस्ती कॉस्ट पर हो जाते हैं, क्योंकि हीरो कंपनी के पार्ट्स लोकल होते हैं और पार्ट्स जो है ईजी अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए हीरो कंपनी की बाइक की जो सर्विसिंग है वो सस्ती पड़ती है। दोस्तों अभी तक हम 2 चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं कि हीरो की बाइक हमें क्यों खरीदनी चाहिए। नंबर 1, हीरो की कंपनी के पार्ट्स जो है वो ऑल इंडिया में अवेलेबल होते हैं। नंबर 2, हीरो कंपनी के पार्ट्स की जो कीमत होती है वो सस्ती होती है। नंबर 3, हीरो कंपनी की जो सर्विसिंग होती है वो भी सस्ती पड़ती है ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ पार्ट्स एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स। दोस्तों ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी बातें ग्लैमर एक्सट्रैक को ध्यान में रखते हुए ही बताई हैं, क्योंकि ग्लैमर एक्सट्रैक जो है वो अभी न्यूली लॉन्च हुई है, जो कि सिमिलर टू ग्लैमर जो आपका रेगुलर मॉडल होता है हीरो का वही है सेम, लेकिन क्योंकि इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऐड कर दिया गया है, इससे इसको ग्लैमर एक्सट्रैक के नाम से मार्केट में लॉन्च किया है। क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ी है इसलिए इस गाड़ी की कॉस्ट भी बढ़ी हुई है। तो दोस्तों जो 4th एडवांटेज है वो ये है कि हीरो की गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू है वो अच्छी होती है। यानी कि आपने कोई नई गाड़ी ली और उसको आप दोबारा सेल करना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं आई तो आप उसको सेल कर सकते हैं और उसको भी आपकी अच्छी कीमत आपको मार्केट में मिलती है। उसका रीज़न यही है कि उसके पार्ट्स और सर्विसिंग कॉस्ट कम होती है, इसीलिए इसकी रीसेल मार्केट जो है हीरो की वो बहुत अच्छी है। इसीलिए भी आप हीरो की बाइक यानी एक्सट्रैक के ऊपर स्विच कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि ग्लैमर एक्सट्रैक जो है वो न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ में आती है, जो कि फुली डिजिटल है और उसको आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कॉल पे SMS की इंफॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं। यह एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि अभी ज़्यादा गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती है। हाँ 125 सीसी की सेगमेंट में बात करें तो ये फर्स्ट है जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको 125 सीसी की बाइक में देखने को मिल रही है, तो इसीलिए भी इस गाड़ी को प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि इस गाड़ी की जो बिक्री है हीरो की गाड़ियों की वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वास्ट नेटवर्क होता है और जो नए नए मिस्त्री होते हैं वो भी इस पे काम करते हैं और उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो इसीलिए आपको किसी भी कोने पे इंडिया के पे आपको प्रॉब्लम आती है तो वहाँ का आपका लोकल मिस्त्री भी आपकी बाइक को ठीक कर सकता है। वैसे तो लोकल मिस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको हीरो के शोरूम भी है वो हर जगह मिल जाएंगे, तो वो भी आपकी गाड़ी को जल्दी सही कर देते हैं। तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि हीरो ग्लैमर एक्सट्रैक को क्यों ना खरीदें। तो दोस्तों जो लोग हीरो ग्लैमर एक्सट्रैक खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं वो थोड़ा रुक जाएं। क्यों? उसका रीज़न है कि इस गाड़ी में 2-3 प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं जो कि अदर यूट्यूबर्स ने भी उनको एड्रेस किया हुआ है। अर्जुन राठौर सर ने भी इसको एड्रेस किया हुआ है, तो आप उनके भी वीडियो रेफ़र कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या दिक्कत है। असली प्रॉब्लम यह है कि जब कोई गाड़ी न्यूली लॉन्च होती है
तो वो ट्रायल पर होती है, यानी कि 1 साल तक कंपनी उसको मार्केट में भेजती है और उसको क्लोजली ऑब्जर्व करती है, इससे उसमें कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सके। तो जो भी भाई इसका प्लानिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसके गियर बॉक्स में कुछ इशू आ रहा है, यानी कि गियर चेंज करते हुए वो स्मूथनेस नहीं आ रही है, जिससे गियर चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। वो भी 1, 2, 3 गियर्स में आपको दिक्कत देखने को मिलती है। दूसरा, जो लेग गार्ड अभी यूज किए जा रहे हैं वो हो सकता है कि किसी और मॉडल के जो लगाए जा रहे हों आपका शोरूम से, हो सकता है असली लेग गार्ड जो है ग्लैमर एक्सटेक का अभी कंपनी ने डेवलप ना किया हो, तो इसीलिए उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तीसरी प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि जो सेंसर्स हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली सेंसर्स ठीक हैं, क्योंकि आपका जो इंजन है, इंजन में जो गियर में प्रॉब्लम आती है उसी की वजह से सेंसर जो है सही से सेंस नहीं कर पा रहे हैं, और जो उस रीडिंग को, गियर की जो रीडिंग आती है कि कौन सा गियर है, वो जो है डिस्प्ले में थोड़ा सा डिले से आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कस्टमर्स एड्रेस करते हैं शोरूम को कि ये प्रॉब्लम आ रही है, और शोरूम उस प्रॉब्लम्स को कंपनी को रेफ़र करते हैं और कंपनी उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। तो वो आपको 1 साल के बाद में जब नया लॉट आएगा तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि होंडा SP 125 में भी हमें देखने को मिला था कि उसमें गियर की इशू था, तो वो गियर का इशू अभी जो जुलाई 21 का लॉट आया है उसमें रिमूव हो चुका है। कई यूजर्स ने मुझे रिप्लाई किया था कि सर वो प्रॉब्लम हमारी बाइक में नहीं आ रही है। तो उससे पहले की जो बाइक थी उन सभी में गियर का इशू आ रहा था, चेंजिंग करने पर डिस्प्ले भी दिक्कत हो रही थी और गियर जो है उतनी स्मूथली चेंज नहीं हो रहे थे जितने होने चाहिए थे। तो वो प्रॉब्लम होंडा SP 125 में भी दूर हो चुकी है, और होप सो कि आपकी ग्लैमर एक्सटेक में भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ग्लैमर एक्सटेक में सारे जो फीचर्स हैं वो एडवांस फीचर हैं। आपको SP 125 में भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फंक्शंस का जो है वो अभाव है। उसका रीज़न इज़ दैट कि कंपनी उस पर भी काम कर रही है और आपको जल्दी और के चेंज देखने को मिलेंगे। उसमें से मुख्य ये है कि उसमें आपका साइड स्टैंड का कट ऑफ का कोई इंडिकेशन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में नहीं मिलता है, लेकिन आपका ग्लैमर एक्सटेक में मिलता है। ग्लैमर एक्सटेक को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो और उसमें आपको कॉल और SMS की इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही दिखाई दे जाती हैं, लेकिन होंडा SP 125 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एड्रेस कर दिया कि ग्लैमर एक्सटेक हमें अभी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, और क्या हम SP 125 पर स्विच कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, SP 125 एक सॉलिड स्पोर्टी लुक वाली गाड़ी है जो कि जिसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी सर्विस कॉस्ट और पार्ट कॉस्ट जो है बहुत महंगा पड़ता है। तो आप अभी प्लानिंग कर रहे हो ग्लैमर एक्सटेक के लिए तो थोड़े दिन रुक जाइए, अदरवाइज आप SP 125 पे भी स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपका कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।